हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट है। पार्ट नंबर 3 जो है आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको हमें करना है और हो सके तो इसी पार्ट में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हो जाए तो बढ़िया है, वरना एक पार्ट और खींचेगा तो तब की तब देखी जाएगी। ठीक है ना, वैसे जहां तक खत्म हो जाना चाहिए। स्टार्ट को लास्ट में हमने जो यादृच्छिक विधि हमने कर दी थी, और अभी हमें जो पढ़ना सबसे पहले सेकंड मेथड पे आने से पहले यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी जो हमारा रैंडम सैंपलिंग होता है और अव्यवस्थित है यानी जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है यानी हैप्पजार्ड सैंपलिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अंतर। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श तथा अव्यवस्थित प्रतिदर्श में क्या अंतर होता है पढ़ लेते हैं। काफी अच्छा मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, इसके बीच में छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। डन। अब हमें करना क्या है, देखो हमारे पास क्या यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या होता है। इस विधि में प्रतिदर्श के सभी नियम लागू होते हैं, यानी यहाँ पे प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग के सारे रूल्स लागू होंगे। अतः यह एक शुद्ध तकनीक पर आधारित है, यानी यहाँ पे जो तरीका है ना बेटा वो शुद्ध है, काफी अच्छा है। भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, मतलब पक्षपात यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इस विधि में प्रतिदर्श के सभी नियम लागू होते हैं, अतः यह एक शुद्ध तकनीक पर आधारित है। इस विधि में प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग का कोई भी नियम लागू नहीं होता, कोई भी नियम लागू नहीं होता। आगे इसके अंतर्गत समग्र यानी जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ जितनी भी चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की, प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना होती है। यानी यहाँ पे क्या हर किसी को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। जैसे मैंने कहा था 52 पत्ते मैंने बिछा दिए, एक पत्ता उसमें से निकालिए, तो अगर आप कोई भी एक पत्ता निकालते हो तो मैंने 52 पत्तों को दिया था ना चांस सिलेक्ट होने का। तो ये वही है, ये कह रहा है इसके अंतर्गत समग्र मतलब जो पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, 52 पत्ते हैं, कि प्रत्येक इकाई के, ठीक है, प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना होती है, यानी सैंपलिंग में शामिल होने की संभावना होती है। जबकि इसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना नहीं होती है। बड़ा सिंपल सा, इसलिए इसको अव्यवस्थित बोला है और इसको यादृच्छिक प्रतिदर्श बोला है। क्लियर हो गया होगा एक बार में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में। डन। बीच में मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया था, अभी थोड़ा कुछ दिन दिक्कत हो गई थी, क्योंकि ये क्या कहते हैं 12th क्लास के पेपर स्टार्ट होने लग गए हैं। ठीक है, जो इंटरनल पेपर होते हैं तो उस कारण थोड़ा सा ना दिक्कत हो गई थी, उनको नहीं बैचेस में टाइम लग गया था ऑफलाइन। चलो फिर भी देखो आज टाइम मिला है, कोशिश करता हूँ जितना निपट जाए बढ़िया है ये। ठीक है ना। अगला हमारे पास है सविचार। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुविचार नहीं है, ये सुविचार नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे सविचार है। ये सविचार प्रतिदर्श यानी पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं इसको, पर्पसिव सैंपलिंग बोलो, या डेलिब्रेट सैंपलिंग, मतलब जो जानबूझ के किया गया हो, जो जानबूझ के अपनी इच्छा से किया जाता है उसको सविचार प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है ना, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया गया। तो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता यानी जो इन्वेस्टिगेटर है समग्र में से, यानी जो आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयां चुनता है, यानी सैंपलिंग के रूप में ऐसी इकाइयां चुनता है जो कि उसकी राय में, यानी उसकी राय में उसके अकॉर्डिंग समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। यानी 52 पत्ते मैंने रखे, तो ये इक्वल चांस की बात नहीं कर रहा। देखो क्या कह रहा है, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र की इकाइयों में से अपनी इच्छा अनुसार जो उसको सही लगे, जो उसको सही लगे, कहने के आगे के 4 पत्ते देने चाहिए, पीछे के 5 पत्ते देने चाहिए, वो कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, सैंपलिंग के रूप में यानी प्रतिदर्श के रूप में इकाइयों को चुनेगा और उनके बेस पर जो उसने अपनी इच्छा अनुसार इकाइयां निकाली है उसके बेस पर बोलेगा कि उसकी राय में ये प्रतिनिधित्व करेगी। यानी अगर आपने इन पैकेट को चेक कर लिया तो ये पैकेट अगर सही है तो बाकी सही होंगे, बस आप ये चेक कर लो। तो ये इच्छा पर आधारित है। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सविचार प्रतिदर्श। क्लियर हो गया। फटाफट से इसे लिख लिए, फटाफट से जितनी जल्दी हो सके उतना फटाफट से लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो इसके गुण और दोष क्या है सविचार के, वो देख लेते हैं कि सविचार जो विधि है उसके क्या गुण और क्या दोष है। तो उसमें देखो क्या लिखा है, सविचार विधि की अगर हम बात करें तो ये विधि बहुत सरल है, काफी इजी है, समय और लागत यहाँ पे कम लगता है, समय भी कम लगेगा, लागत भी कम लगेगी। यह विधि उन क्षेत्रों में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होती है जहां कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो
कि उन्हें प्रतिदर्श में शामिल करना अनिवार्य हो, ठीक है ना। तो ये विधि उन क्षेत्रों में ज्यादा अधिक अच्छी मानी गई है जहां कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनको प्रतिदर्श में शामिल करना अनिवार्य है, मतलब उनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो 52 पत्ते, सपोज करो आपको 4 पत्ते ये वाले तो चाहिए, तो 4 पत्ते आपने अलग से निकाल दिए, तो बाकी जो बचे 48 तो उसमें से भी चुनना पड़ेगा। तो इसमें हुआ क्या, सभी 4 में आप अपनी इच्छा से चुनते हो, तो आपने 4 पहले निकाल के रख दिए ना अलग से, अब 48 में से चुनोगे। तो इससे पता एक दिक्कत और आ गई है, पक्षपात की भावना आ गई है, आपने पक्षपात भी तो कर दिया ना साथ में, तो वो पॉइंट वहां चला जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये आ गया कि बहुत सरल विधि है, समय लागत अधिक लगता है। ये विधि वहां उपयोगी होगी जहां आपके पास कुछ इकाइयां तो ऐसी आपको लगेगी जो कि बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और आपको उनको क्या करना पड़ेगा, शामिल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यह विधि वहां अधिक उपयोगी होती है जहां सामग्री की इकाइयां समरूप नहीं होती, जहां सामग्री सभी इकाइयां समरूप नहीं होती। आपको लगता है कि यार ये तो अलग अलग इकाइयां चल रही है, तो आपको इनको तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे आप ये मेथड लगा सकते हो जहां पे सामग्री इकाइयां आपको लगे कि अलग अलग है। तो यार जब अलग अलग होगी, मान लो ये एक मैगी के 50 पैकेट है, एक तुम्हारा yippee चल रहा है, एक और चल रहा है, तो yippee इसको तो लेना ही पड़ेगा भाई, जब दोनों अलग अलग, और मैगी में से फिर कुछ पैकेट चुनोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको अलग अलग अगर आपको वो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इकाइयां दिख रही है, तो वहां पे आपको अलग अलग इकाई को तो लेना ही पड़ेगा, पता है ना। चलो आगे चलते हैं। पक्षपात की अधिक संभावनाएं देखने को मिल रही है, शुद्धता का थोड़ा अभाव मिलेगा, यहाँ पे कमी मिलेगी, और जहां पक्षपात होती है वहां जो विश्वसनीयता होती है वो संदेहपूर्ण होती है, मतलब थोड़ा सा ना ड्रामा रहेगा कि यार विश्वास करे या ना करे। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। चल अब स्तरित यानी जो मिश्रित प्रतिदर्श होता है, तीसरी विधि वो क्या है, स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श। तो उसने बोला इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। ये क्या होती है सुनते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले समग्र को यानी जो पॉपुलेशन है उसको उनकी विशेषताओं के आधार पर, किसके हिसाब से, उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भागों में, वर्गों में, ठीक है ना, या उप समग्र में बांट दिया जाता है। उप समग्र मतलब सब पॉपुलेशन, समग्र मतलब पॉपुलेशन, उप समग्र मतलब सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन। ऐसे भागों वर्गों को स्ट्रेटा बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा, STRATA, स्ट्रेटा, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपके पास क्या नाम है, समग्र की इकाइयां हैं, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों भागों में बांट दिया जाता है, उप समग्र में बांट दिया जाता है। और फिर जैसा आपने मान लो विभिन्न भागों में बांट दिया, अलग अलग भागों में, इसके पश्चात प्रत्येक भाग से, अब हर एक भाग से मान लो आपने 5 भाग बना दिए, 5 भागों में 5 अलग अलग ग्रुप में डाल दिए उन आइटम्स को, 52 पत्तों को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिए। अब प्रत्येक ग्रुप में से यानी प्रत्येक भाग में से, प्रत्येक स्ट्रेटा में से, स्ट्रेटा जो आपने बनाया उसमें से यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा, कौन सी विधि अपना रहे हो, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा, यानी रैंडम सैंपलिंग, पहली वाली विधि के द्वारा अब आप अलग अलग सैंपलिंग का चुनाव करोगे, यानी प्रतिदर्श का चुनाव करोगे, यानी पहले वाले स्ट्रेटा में से कुछ ले लिए, दूसरे में से कुछ ले लिए, तीसरे में से कुछ ले लिए, और उनका चुनाव करोगे जो कि उस भाग का स्ट्रेटा मतलब प्रतिनिधित्व करते हो, उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हो। मतलब जैसे मानो पहले वाले में से मैंने कोई आइटम निकाली, तो वो आइटम पहले वाले को क्या करेगी, बताएगी पहले वाले उसके हिसाब से सही है या नहीं है, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करेगी, दूसरा वाला दूसरे का करेगा। तो ध्यान समझो, इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले सामग्री इकाइयों को अलग अलग उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग स्ट्रेटा यानी भागों में बांट दिया। फिर प्रत्येक भाग में से आपको यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा आपको सैंपल निकालने हैं, और फिर वो सैंपल क्या उस भाग को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से बोला गया है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करो, अब इसमें और लिखते हैं थोड़ी सी, 1-2 लाइन और फटाफट से नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि मैंने जो अपने स्तरित जो हम पढ़ रहे थे उसको देखो क्या लिखा हुआ उसमें, स्तरित प्रतिदर्श को मिश्रित प्रतिदर्श भी कहा जाता है, यानी मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। क्योंकि यह विधि सविचार और यादृच्छिक विधियों का मिश्रण है, यानी सबसे पहली विधि और दूसरी विधि, इन दोनों का मिश्रण ही ये वाली विधि है स्तरित प्रतिदर्श। क्लियर है, तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे गुण की बात करते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श समग्र का सही यानी सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, एकदम सही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यहां प्रतिदर्श को समग्र के विभिन्न भागों से क्या किया जाता है, लिया जाता है। क्योंकि यहां पे जो सैंपलिंग होती है, सैंपल होता है, उसे प्रतिदर्श के विभिन्न भागों से क्या कहता है, लिया जाता है, इसलिए इसका सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसने बोला इस विधि के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, यानी आप
कंपैरिजन कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या करा, समग्र को विभिन्न विभिन्न क्या कर दिया, भागों में बांट दिया। तो भागों में बांटने के कारण अब उसका तुलनात्मक जो अध्ययन है वो काफी आसान हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके अलावा समग्र के विभिन्न भागों की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए यह विधि क्या अधिक उपयुक्त है। अगर आप चाहते हो कि विभिन्न भागों यानी जो आपके स्ट्रेटाज है, स्ट्रेटाज जो आपने बनाए, वर्ग बनाए, उनकी विभिन्न विशेषताओं का आपको अध्ययन करना, उनकी विशेषताओं का अच्छा अध्ययन करना है, तो आप इस विधि को चुन सकते हो। देखो मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरे से भी अच्छा कोई पढ़ाता हो, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुझसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, मुझसे अच्छे भी बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, जितना लिखा रहा हूं ये मान के चल रहा हूं कि आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस तरह से दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को भी, ठीक है ना। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर लाइक्स हमें मिलते हैं उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। मैं कई वीडियोस में ये बात बोलता हूं। दोस्त की बात करें तो यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया, अगर आपने समग्र को ढंग से नहीं बांटा तो गारंटीड पक्षपात होने की संभावना होगी। यदि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है, यानी पहले से ही समग्र बहुत छोटा, आपका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो उसे क्या भागों में बांटोगे या बताओ, तो उसे और अधिक छोटे भागों में बांटना कठिन हो जाएगा। या पहले ही पॉपुलेशन छोटी है तो उसे कैसे भागों में बांटोगे, दिक्कत हो जाती है। यह एक जटिल विधि है, थोड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप की है, दिक्कत देने वाली विधि है। विशेषज्ञों के ना मिलने पर, अगर विशेषज्ञ आपके पास नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है आपके पास, मिलने पर इस प्रकार का प्रतिदर्श प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस विधि को करने के लिए कोई नॉलेजेबल बंदा चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, कोई विशेषज्ञ चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए जिसको ये चीज आती हो। क्योंकि पहले उनको समग्र में से इकाइयों को निकाल करके छोटे छोटे भागों में बांटना, भाई दिमाग वाला बंदा ही बांट सकता है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उठेल के कहीं फेंक दो, बेटा दिमाग से बांटना है। फिर उसमें से सैंपल चुनना है और फिर वो सैंपल उसका प्रतिनिधित्व करे, ये बेटा बहुत बारीक चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये विशेषज्ञ द्वारा की जाने वाली विधि है। अगर विशेषज्ञ आपके पास नहीं है तो आपको ये विधि कर पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसको जटिल बोला गया है, कॉम्प्लेक्स बोला गया है। क्लियर हो गया? चलो तो फटाफट से नोट डाउन करिए। यहां तक 12-13 मिनट की वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है, मुझे नहीं लगता इस 3 पार्ट में वीडियो खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे चौथा पार्ट बनाने की, बट पहले अभी इसको खत्म करते हैं जितना खींच सकते हैं इस वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित मतलब जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है ना। तो इस विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, ठीक है ना, यानी नंबर्स की फॉर्म में, देखो हम चौथे मेथड पे है, ठीक है, धीरे धीरे सारे मेथड खत्म होने वाले हैं। और मैंने बोला है कि स्टैट में कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर ही थ्योरी के थोड़े ड्रामेबाज है, बाकी फिर आसान हो जाता है। और मैं थ्योरी भी काफी कोशिश कर रहा हूं आपको आसान वे में समझाने की, ठीक है ना। तो इस विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयां यानी जो पॉपुलेशन है उसको संख्यात्मक तरीके से नंबर्स की फॉर्म में, वर्णात्मक यानी अल्फाबेटिकल एबीसीडी की अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लिख लो एबीसीडी के अकॉर्डिंग यानी अल्फाबेटिक, ठीक है ना, भौगोलिक यानी लोकेशन वाइज, ठीक है, के आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो हमारे पास समग्र की इकाइयां थी उसको हमने क्या करा, आप संख्यात्मक, वर्णात्मक या भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध कर लेते हो। और फिर इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके, इसमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई को चुनते हो। कौन सी विधि द्वारा? यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा। कोई भी आप एक ना चुनाव कर लो, ठीक है ना, किया जाता है, ठीक है ना। और उस यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब देखो समझाता हूं क्या है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने समग्र इकाइयों को संख्यात्मक, वर्णात्मक या भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध कर लेना है। इतना समझ में आ गया? सपोज करो आपने क्रमबद्ध कर लिया और काफी सारे ग्रुप्स में इसको बांट दिया है क्रमबद्ध करके। क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रुप नहीं बांटना तो आप क्रमबद्ध कर दिए, एक सीरीज, लंबी सीरीज लगा दो पूरी, ठीक है ना। और उसके बाद इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव कर लो। यहां तो समझ में आ गया ना। क्रमबद्ध किया मैंने, मान लो एबीसीडी के अकॉर्डिंग लगा दी, बहुत सारी संख्या जितनी भी हमारे पास समग्र है, पॉपुलेशन है, लगा दिया। अब जितनी भी इकाई है उनको एक तरह से लाइन में लगा दी, लाइन में अकॉर्डिंग लगा दिया। अब हमें क्या करना, सुनो, उनमें से एक को चुनना है, चुन लिया। अब उसके बाद में समझाता हूं, पहले ये पॉइंट समझो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। प्रतिदर्श का अंतर निकालेंगे हम। अंतर के निकलता है समग्र में कुल इकाइयों की संख्या अपॉन में प्रतिदर्श का आकार। सपोज करो मैंने बोला यदि समग्र में इकाइयां मान लो 1000 है, 1000 इकाइयां, तो 1000 इकाइयों से एक समग्र यानी पॉपुलेशन बन गया पूरा। और चुने जाने वाली संख्या मान लो मैं 50 संख्या चुनने वाला हूं, तो उसका मतलब समग्र में कुल इकाइयों की संख्या कितनी है? 1000। और प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग का आकार में क्या रखने वाला हूं? 50। आप और भी रख सकते हो। आप मान लो आपके पास 1 लाख है,
1,00,000 मान लो इकाइयों की संख्या, और आप जो 10,000 के हिसाब से 10,000 सैंपल निकालना चाहते हो। आपके पास मान लो 50 बच्चे हैं खाली क्लास में, और आप जो सैंपल के तौर पे निकालना चाहते हो सिर्फ 5 बच्चे निकालना चाहते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने बोला इकाइयां मैं 1000 रख रहा हूं, मैं मान लो कि मैं सिर्फ 50 चीजें निकालूंगा, मतलब 50 पैकेट्स निकालूंगा चेक करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1000 मेरे पास इकाइयां हैं, 50 मैं चुनूंगा, तो इसका मतलब जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 5 2 10 0, 20 का अंतर आएगा। ये निकाल लो। तो आपने ये निकाल लिया और उनको क्रमबद्ध लगा दिया और कुछ चुन लिया, एक को चुन लिया। अब मान लो आपने जो चुना ना पहला वो 17 है, सपोज करो आपने रैंडम यादृच्छिक विधि द्वारा आपने 17वें नंबर की आइटम चुनी, तो 17 के बाद 20 गैप कर लो, तो 17 में 20 जोड़ोगे तो अगली कौन सी आएगी, 37। तो अगली जो चुनोगे बेटा वो 37 होगा। उसके बाद 20 अगला 37 के 20 अगला कौन सा आएगा, 57 शायद, तो 57 चुनोगे। 57 के बाद 20 आगे अगला 20 कौन सा है, 57 के बाद 77, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक तुम्हें 50 इकाइयां प्राप्त ना हो जाए। समझ में आ गया बेटा, ध्यान से समझो। अगर मान लो यहाँ पे आता, यहाँ पे मान लो कोई और संख्या लिया, मैंने यहाँ पे 100 लिया होता मान लो, तो 10 आता, तो 10 के गैप में 37 के बाद मान लो मैंने पहले 17 लिया था, 17 के बाद 27, फिर 37, फिर 47, ऐसे करके बनता। और लेने आपको 50, कम से कम 50 निकालते, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध जो है रखे हुए, उनमें से सैंपल चुनाना जो मतलब चुनना है, ठीक है ना। और इस तरह से प्रतिदर्श को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अब समझ में आ गया, इस विधि द्वारा इस तरह से प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है। यानी करा क्या, पहले असंख्यात्मक नंबर्स की फॉर्म में अल्फाबेटिकली या फिर भौगोलिक आधार पर उनको पहले एक लंबी सीरीज में लगा दिया, फिर कोई सी भी एक उठाया मैंने, मान लो मैंने कौन सी आइटम उठाया, मैंने 10वें नंबर की आइटम उठाया मान लो, तो 10 उठा लिया। अब अगली कौन सी उठानी है, उसके लिए क्या करना, मुझे पहले देखना टोटल पॉपुलेशन कितनी है। मैंने कहा यार 1000 थे, उसको मैंने और कितने मुझे सैंपल चाहिए, उसने बोला 50 निकालना है, तो 50 तो कितने बने, 20-20 का गैप बना, तो पहला 10 निकला, तो अगला कौन सा होगा 30, फिर 50, फिर 70, इस तरह से। समझ में आ गया ना। तो इसे कहते हैं बेटा व्यवस्थित प्रतिदर्श, बिल्कुल एक तरह से सिस्टम में चल रहा है। समझ में आ गया, नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन करिए। हेलो, तो आगे बढ़ते हैं। गुण की बात करें तो ये गुण बिल्कुल सरल विधि है, बहुत आसान विधि है। इससे धन और समय की बचत होती है, बेसिक सा पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो निष्कर्ष भी संतोषजनक रहते हैं, ठीक है ना। आगे पक्षपात की संभावना कम होती है। तो 4 पॉइंट बड़े आसान से, सरल सी विधि है, ठीक है। धन और समय दोनों की बचत होगी इसमें। उसके अलावा निष्कर्ष जो होंगे संतोषजनक होंगे, और पक्षपात की जो संभावना है वो भी क्या होगी, आपकी कम होगी। दोष की बात करें तो इस विधि में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि पहली इकाई का चुनाव यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर कर लिया जाता है। तो इसका मतलब पहली बार जो चुनाव हो रहा है वो आपका समान अवसर प्राप्त होकर हो रहा है। इसका मतलब पहली बार वाला जो चुनाव है वो तो यादृच्छिक विधि द्वारा हो रहा है, बट उसके बाद जो भी चुनाव हो रहा है तो वो तो डिसाइड हो गया ना। अब 20-20 का गैप लेना, इसका मतलब बाकी को तो देखना ही नहीं है। 15-15 का गैप लेना, इसका मतलब बाकी को तो देखना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पहली इकाई का चुनाव तो आप यादृच्छिक विधि द्वारा कर लोगे, बट उसके बाद कौन सी चुननी है वो तो बेटा वो फॉर्मुला लगा करके जैसा आ रहा है कि 1000 आपकी इकाइयां हैं, 50 से डिवाइड किया था मैंने 20, तो 20-20 का गैप लेना, इसका मतलब बाकी को तो नजरअंदाज कर दिया ना। तो ये दिक्कत यहां पर आ जाती है। नंबर 2, यदि समग्र को गलत तरीके से क्रमबद्ध किया, अगर आपने उसको क्रमबद्ध ही गलत तरीके से किया है, गलत तरीके से लगाया हुआ है क्रम में, तो निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं, ठीक है, जो गलत हो सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान है और अगर गलती से सारी एक जैसी विशेषताओं वाली चीजें हैं आपके पास, तो भाई फिर निष्कर्ष सही कैसे प्राप्त होंगे, फिर तो सारे सही थे एक तरीके से। तो अगर सारी सबकी विशेषताएं मतलब सभी इकाइयों की विशेषताएं समान है तो भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते, तो भी आपको सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, पार्ट नंबर 4 बनाते हैं। जरा सा रह गया, 2-4 चीजें रह गई है, ठीक है, उसको उस पार्ट में खत्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।